हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह 11th क्लास का बायोलॉजी है। अध्याय नंबर है 16 और अध्याय का नाम है पाचन एवं अवशोषण। फ्रेंड्स, मैंने क्लास 11th का बायोलॉजी का लेसन 1 से लेकर लेसन 15 तक का चैप्टर का टोटल एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैंने लेसन 7 तक के क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, उसका भी वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र क्या होता है, कैसे इसकी बनावट होती है, कैसे कार्य करता है। फिर ये वही भोजन का पचना, यानी पाचन तंत्र में भोजन कैसे पचेगा। फिर उचित उत्पादों का अवशोषण, यानी जो हमारे भोजन में उचित उत्पाद मिलते हैं उनका अवशोषण कैसे होता है। फिर पढ़ेंगे पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताएं। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है। देखिए, सजीवों की जो सबसे अधिक आवश्यकताएं हैं उसमें क्या है, भोजन है, वायु है, जल है। तो उसी तरह से कह सकते हैं जो भोजन है सजीव के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो सबसे जरूरी आवश्यकताएं हैं, उनमें से एक भोजन भी है। और हमारे भोजन में क्या क्या रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं और वसा रहते हैं। अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जो खनिज लवण होते हैं तथा विटामिन होते हैं, इनकी आवश्यकता शरीर को कम मात्रा में ही होती है, ज्यादा नहीं होती है। ज्यादा में जरूरत है इसको, आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की जरूरत है। भोजन से ऊर्जा एवं कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो वृद्धि एवं उत्तकों में मरम्मत के काम आते हैं। देखिए, भोजन में कई सारे हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो देखिए कभी आपका हाथ कट गया या फिर कोई बीमारी होती है, तो उसके लिए जो मरम्मत करना है, हमारे उत्तक खराब हो जाते हैं या फिर कोई अंग ठीक से कार्य नहीं करता है। वास्तव में जो अंग बना रहता है वह उत्तक से ही बना रहता है। तो किसी कारणवश अगर वह उत्तक खराब होता है तो उसकी ये मरम्मत करता है। ठीक है, जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचयी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है। तो देखिए, जो हम लोग जल यूज करते हैं उसका क्या है, जो जल पीते हैं यानी जल ग्रहण करते हैं हम लोग, वह कई प्रक्रियाओं में सहायक होता है। साथ ही शरीर में जो निर्जलीकरण होता है, यानी जिसे हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं, उसको भी रोकता है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूपों में उपयोग नहीं कर सकता। देखिए, जो रसायन होते हैं उनको सीधे अगर हमारा अपने शरीर में ले लें तो वो सीधे उसका यूज कर ही नहीं सकता है। क्या उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, जो हम लोग भोजन करते हैं वो बड़े बड़े अणु होते हैं, बड़े बड़े कण होते हैं। उन्हें जरूरी है कि उन्हें कूट पीस करके छोटा करने की, और फिर उनमें से छोटे छोटे अणु बना करके तब उसका यूज कर सकता है। ठीक है, अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, वही मैंने बताया कि क्या होता है, भोजन जो हम लोग करते हैं उसको पाचन तंत्र क्या करता है, छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देता है। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इस क्रिया को पाचन कहता है। याद कर लीजिएगा पाचन किसे कहते हैं। तो देखिए, जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। हमारा पाचन तंत्र इससे यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें दोनों विधियां होती हैं, यांत्रिक विधियां भी होती है और रासायनिक विधियां भी होती है। यांत्रिक विधि में क्या होता है, गति करना, भोजन को हिलाना डुलाना, इस तरह का जो गति होगा उसे हम लोग कहेंगे यांत्रिक विधि। और रासायनिक विधि यानी उसमें कुछ अम्ल एंजाइम्स ये सब मिलाना ताकि भोजन का पाचन हो सके। अब देखिए, मनुष्य पाचन तंत्र का चित्र 16.1 में दिखाया गया है। चलिए पहले मैं आपको पाचन तंत्र का फिगर दिखाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं पहले पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर के बना है। किससे किससे, मनुष्य का पाचन तंत्र किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो मिलकर के बना है आहार नाल और सेकंड चीज है सहायक ग्रंथियां। देखिए, ये मानव का पाचन तंत्र का फिगर है।
यहाँ से देखिए, इसे हम लोग कहते हैं मुख, यहाँ से जिसे हम लोग भोजन करते हैं, और उस अंदर अंदर वाली जो कैविटी होती है इसे कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा से एक नली आती है अंदर की ओर जिसे कहते हैं हम लोग ग्रसनी। ठीक है, और ऊपर ये कर्णपूर्ण ग्रंथि है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग बाद में। ये फिलहाल देखिए, ये क्या है, ये है ग्रसनी। वही जब ग्रसनी आगे बढ़ती है तो इसको कहा जाता है ग्रसिका। ग्रसिका के बाद यहाँ से अमाशय शुरू होता है। यहाँ पे एक दरवाजा होता है, यानी गेट होता है, जो सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है। जब भोजन अंदर जाता है तो यह अंदर की ओर खुल जाता है। ऊपर की ओर भी खुलता है। कब खुलता है, जब कभी उल्टी आने वाली रहती है उस समय ऊपर की ओर खुल जाता है, और भोजन यहाँ से ऊपर जाके हमें उल्टी होती है। नहीं तो ये भोजन जाने के बाद बंद हो जाता है, ताकि भोजन यहाँ ऊपर नहीं जाए। उसके बाद भोजन आता है यहाँ अमाशय पे। ठीक है, ये है पूरा क्षेत्र, यहाँ से लेकर इसको कहते हैं हम लोग अमाशय। अमाशय का जो अगला हिस्सा है इसको कहते हैं ग्रहणी। ये थोड़ी सी चौड़ी होती है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ये छोटी आंत का ही हिस्सा है। ठीक है, और ये यहाँ तक, ये देखिए सी के आकार का है, इसको कहते हैं हम लोग ग्रहण। और इसका अगला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं अग्र क्षुद्रांत। अग्र, और आगे बढ़ेगा इससे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक ये है। और यहाँ पे देखिए ये कहा गया है कि क्षुद्रांत है, यानी अमाशय के बाद जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं ग्रहणी। और ग्रहणी के बाद जो आंत का, यानी छोटी आंत का पीछे वाला हिस्सा होता है, ये वाला, इसे यहाँ तक आधे भाग को, इसको कहते हैं हम लोग अग्र क्षुद्रांत, और इसके बाद वाले भाग को हम कह सकते हैं क्षुद्रांत। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आकर के ये बाद में यहाँ पे बड़ी आंत में मिलता है। देखिए यहाँ पे बड़ी आंत में मिल रहा है। बड़ी आंत के पास एक छोटी सी संरचना होती है जो कृमि रूप में होती है, इसे परिशेषिका कहते हैं। मानव में यह क्रियाशील नहीं होती है। ठीक है, तो ये परिशेषिका है, जिसे आप अपेंडिक्स भी कहते हैं। और आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अपेंडिक्स की बीमारी हो गई है। वास्तव में जो अपेंडिक्स की बीमारी है, वो अपेंडिक्स तो पहले से रहता ही है शरीर में। अपेंडिक्स के ऊतकों में कोई नुकसान हो जाए, या इसमें सूजन हो जाए, या दर्द होने लगे, तो उसको कहते हैं ये अपेंडिक्स का खराब होना, जिसे हम लोग अपेंडेंसाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो वास्तव में अपेंडिक्स की बीमारी नहीं होती है, अपेंडेंसाइटिस की बीमारी होती है। अब जैसे ही ये जो बड़ी आंत है, यहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है। बड़ी आंत का लेकर के जो यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसे कहते हैं हम लोग आरोही बृहदंत, या आरोही बृहद आंत, या बड़ी आंत कह सकते हैं। उसके बाद यहीं पे एक परिशेषिका के पास का जो जगह होता है उसको हम लोग कहते हैं अंध नाल। आगे बढ़ते हैं, जब बड़ी आंत आगे बढ़ती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इस वाले हिस्से को, ठीक है, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ बृहदंत। अनुप्रस्थ बृहदंत्र। और वहां से अब ये बड़ी आंत है, यहाँ से बड़ी आंत आगे बढ़ती है यहाँ तक पूरा, तो यहाँ से लेकर इस हिस्से से और लेकर के यहाँ तक के पूरे हिस्से को कहते हैं अवरोही बृहदंत्र। देखिए, जब आंत ऊपर जा रहा है तो आरोही, यानी बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में है। और जब यहाँ पे फ्लैट है इसे कहते हैं अनुप्रस्थ बृहदंत, और जब नीचे की ओर आ रहा है तो उसे कहते हैं अवरोही बृहदंत। इसके नीचे जब यहाँ पे हिस्सा होता है, इसके नीचे वाला हिस्सा उसे कहते हैं सिग्माप बृहदंत, नीचे वाला सबसे। और उसके नीचे होता है मलाशय। यहाँ पे एक नली जैसी संरचना ये थैली जैसी संरचना होती है, जहाँ पे थोड़ा समय के लिए मल ठहरता है, उसे कहते हैं मलाशय। और ये है गुदा, यानी टॉयलेट जब होने से पहले मल आकर के यहाँ पे जमा होता है, तो उसे कहते हैं, जहाँ पे जमा होता है उसे कहते हैं मलाशय। जब मलाशय में टॉयलेट पहुंच जाता है तभी प्रेशर फील होता है हम लोगों को कि भाई अब टॉयलेट जाना चाहिए। और फिर किसी कारणवश अगर व्यक्ति टॉयलेट नहीं गया तो फिर वापस चला जाता है, और वापस चला जाता है तो फिर टॉयलेट भी, प्रेशर भी कम हो जाता है। फिर जब दोबारा आता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। इसी तरह से इसमें सहायक ग्रंथि में पित्ताशय है, इसके बारे में जानेंगे। ये यकृत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जीवा है, जीवा ग्रंथि होती है। जीवा यानी जीव जिसे हम लोग कहते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी अंगों को यहाँ पे छूट गया थे। ये है अग्नाशय है, ठीक है, जिसे हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। ठीक है, और पेनक्रियाज के अंदर ही जो लैंगरहैंस दीपिकाएं होती हैं, वहाँ पे
इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है, जो क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। चलिए अब बाकी बाद में जानते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे मानव पाचन तंत्र की संरचना कैसी है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं आहार नाल। आहार नाल अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वार बाहर की ओर खुलती है। देखिए, आहार नाल शुरू कहाँ से होता है? मुख से। मुख से शुरू होता है और समाप्त कहाँ पे होता है? गुदा द्वार पे, यानी टॉयलेट के गुदा द्वार के बाहर की ओर टॉयलेट का जो रास्ता होता है वहां पे। मुख, मुख गुहा में खिलता है। मुख गुहा में कई दांत और एक पेशीय जिह्वा होती है। प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होते हैं। इस तरह की व्यवस्था गर्त दंती कहते हैं। देखिए, जो मनुष्य में दांत होते हैं ना, वो जबड़े के बीच में धसे होते हैं। और जब भी दांत जबड़े के अंदर बीच में धसा होगा, उसके सांचे बनाए गए होंगे, उसमें धसा होगा, तो उस तरह की व्यवस्था को क्या कहते हैं? गर्त दंती। यानी मनुष्य एक गर्द दंती प्राणी है। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में दो तरह के दांत आते हैं। आप सुने होंगे मनुष्य में भी, या अधिकांश जो स्तनधारी होते हैं, यानी जो मैमल्स होते हैं, दूध देने वाले प्राणी होते हैं, उसमें दो तरह के दांत पाए जाते हैं। पहला है अस्थायी दांत समूह, या इसी को कहते हैं दूध के दांत, जो वयस्कों में अस्थायी दांतों के प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यानी पहले तो दूध का दांत आता है, मनुष्य में आप देखते होंगे, पहले क्या आता है? दूध का दांत आता है। बाद में दूध का दांत टूट जाता है और उसके स्थान पर अस्थायी दांत आ जाते हैं। इस तरह की दांत व्यवस्था को द्विबार दंती कहते हैं। यानी एक बार दूध का दांत आए और उसके टूटने के बाद फिर दोबारा दूसरा अस्थायी दांत आ जाए, उसे कहेंगे द्विबार दंती। द्वि मतलब दो बार, दो बार दंत का उगना, उसी को कहते हैं द्विबार दंती। वयस्क मनुष्य में 32 अस्थायी दांत होते हैं, जिनके 4 प्रकार होते हैं, जैसे कृंतक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौर्णक। कृंतक को इंसिजर्स, रंधक को कैनाइन, अग्रचौर्णक को प्रीमोलर और चौर्णक को मोलर भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसमें जो आपका कृंतक होता है, ये सबसे आगे वाले जो 4 दांत होते हैं। अच्छा, मैं आपको इसको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊपरी एवं निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था आई, सी, पी, एम तथा एम के क्रम में होती है। यानी सबसे पहले इंसिजर्स होंगे, उसके बाद से कैनाइन होगा, उसके बाद से प्रीमोलर और उसके बाद से मोलर। ठीक है, क्रम में एक दंत सूत्र के अनुसार होती है, जो मनुष्य के लिए 2123/2123 है। इनिमल से बनी दांत की चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। अब देखिए, दांतों पर एक इनेमल नामक पदार्थ की मजबूत परत होती है, जिसके कारण दांत चमकीला और सफेद दिखाई देता है। जो दांत आपको दिखाई देता है ना, ऊपर जो सफेद वाला भाग है, वही इनेमल है। कभी कभी लोग गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, जिससे क्या होता है? इनेमल का ह्रास हो जाता है, इनेमल का क्षय हो जाता है, जैसे दांतों की चमक चली जाती है, दांत कमजोर पड़ जाते हैं और दांतों में दर्द भी शुरू होता है। देखते हैं पहले दांत का फिगर। देखिए यहाँ पे टोटल कितने तरह के दांत होते हैं? तो 4 तरह के कृंतक हैं। यहाँ से लेकर के कृंतक कितने होते हैं? तो आपने ये फॉर्मूला देखा कि मनुष्य में क्या फॉर्मूला होता है? 2123 के फॉर्म में होता है, 2123/2123। ठीक है, इसी क्रम में होता है 2123 यानी दो क्या होंगे? अगर अपने ऊपरी वाले जबड़े को, ये ऊपर वाला जबड़ा है, ठीक है, या नीचे वाला कोई भी हो, ये ऊपर वाला है, ऊपर वाले को अगर बीच से बांट दिया जाए तो एक साइड किस क्रम में दांत होंगे? तो देखिए, कृंतक दांत कितने होंगे? 2 होंगे, 1 और 2, ये क्या हो गए? कृंतक हो गए। और कृंतक का काम क्या है? ये भोजन को काटने का काम करेंगे, यानी 2 कृंतक इधर होंगे, 2 कृंतक इधर होंगे, यानी ऊपर टोटल 4 कृंतक होते हैं। लेकिन एक साइड दांतों की संख्या को सजाते हैं, उसके दंत सूत्र कहते हैं। और मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? 2123/2123। उसके बाद क्या होता है? रदनक होता है, यानी रदनक के कितना होगा? 1 होगा। अग्रचौर्णक कितने होंगे? तो अग्रचौर्णक होंगे 2, यहाँ से अग्रचौर्णक 2 होंगे। और चौर्णक कितने होंगे? तो 1 2 3, चौर्णक होंगे 3। काम मैंने आपको बताया, कृंतक क्या होता है? भोजन को काटने का काम करता है। ठीक है, रत्नक क्या करता है? तो ये नुकीला होता है, बहुत ज्यादा नुकीला होता है, और ये किसी पैकेट को
फाड़ने का काम करता है। जैसे समझिए, अगर आप सेब काट करके खा रहे हैं डायरेक्ट, अगर एक बड़ा सा सेब है, आप सेब को काट रहे हैं, तो जिस दांत से आप काटते हैं उसे कृंतक कहेंगे। अगर एक चिप्स का पैकेट है जिसको आप लोग क्या कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, तो आप रत्नक से फाड़ते हैं। और अग्र चवर्णक क्या करता है, भोजन को पीसने और चबाने का काम करता है, और चवर्णक भी क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से इतने दांत होते हैं जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवा स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशीय अंग है जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती है। जीवा क्या होती है, यह चबाने में मदद करती है। भोजन को क्या करता है, जीभ भोजन को पूरे मुंह में घुमा घुमा करके चबाने में मदद करता है। अगर जीभ नहीं हो तो क्या होगा, दांत के पास जो भोजन जाएगा वो तो चबा लेंगे हम लोग, लेकिन जो नहीं जाएगा उसको नहीं चबा पाएंगे, यानी भोजन को अच्छे से हम लोग चबा ही नहीं पाएंगे। तो जीभ क्या करता है, भोजन को चबाने में मदद करता है। साथ ही यह टेस्ट भी हम लोगों को बताता है, किसी भोजन को टेस्ट करने में मदद करता है। जिह्वा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पिपल्स, यानी जिसे पैपिला कहते हैं, तो पिपल्स होते हैं जिनमें कुछ स्वाद कलिकाएं होती हैं, और वही स्वाद कलिकाएं हमें विभिन्न तरह के टेस्ट के बारे में, विभिन्न तरह के स्वाद के बारे में बताती है। मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। जो मुख गुहा है किसमें खुलती है, जाकर के ग्रसनी में खुलती है, और ग्रसनी से ही वायु भी जाता है और भोजन भी जाता है। उपास्थि घाटी ढक्कन भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। तो मैंने आपको बताया था ढक्कन क्या होता है, ये जो उपास्थि घाटी ढक्कन होता है, यह क्या करता है, भोजन को जो हम लोग निकलते हैं तो उसको श्वास नली में जाने से बचाता है, ताकि वह श्वास नली में नहीं जाए। वही श्वास नली में कभी चला जाता है तो भी हम लोग को भोजन सरकता है। मान ली किसी कारण बस कहीं ध्यान हम लोग का अलग रहता है, तो जो ये उपास्थि घाटी ढक्कन होता है ये बंद नहीं हो पाता है। बंद नहीं हो पाता है तो भोजन के कुछ कण चल जाते हैं श्वास नली में, तो हम लोग को सरक जाता है, खाते समय यही सरकता है। ठीक है। गसिका यानी एसोफेगस एक पतली लंबी नली है जो गर्दन वक्ष मध्य पट से होते हुए पश्च भाग में जी आकार के थैलीनुमा अमाशय में खुलती है। अब मैं पहले आपको यहाँ पे अमाशय का फिगर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे दिखाया भी था आपको, एक सेकंड। देखिए यहाँ पे है, ये जे जैसी है संरचना, जे जैसी, तो ये है क्या, अमाशय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्रसिका का अमाशय में खुलना एक पेशीय अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। पेशीय अवरोधनी जिसे अमाशय ग्रसिका ये कहते हैं, तो अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। अवरोधनी क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक अवरोधनी होती है जो भोजन को अंदर तो जाने देती है लेकिन खुलती नहीं है, उल्टा नहीं जाने देती है। भोजन को उल्टा कब जाने देगी, जब हमें उल्टी होने वाला रहता है तब, नहीं तो ये केवल भोजन को अंदर जाने देगी, बाहर नहीं आने देती है। अमाशय यानी गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। अमाशय कहाँ होता है, तो गुहा के ऊपर और बाएं भाग में, यानी जो हम लोग का डायफ्राम होता है जो सांस लेने में मदद करता है, उसी साइड बाएं तरफ होता है। अमाशय को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो पूरा अमाशय है उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन, जठरागम भाग जिसमें ग्रसिका खुलती है, यानी जहाँ पे ग्रसिका खुलेगी उसे क्या कहेंगे, जठरागम भाग। दूसरा फंडिस क्षेत्र, और फंडिस क्षेत्र काय प्रमुख क्षेत्र, और जठर निर्गमी भाग जिसका छोटी आंत में निकास होता है। यानी आप जो पूरा ये अमाशय है उसको 3 भाग में बांट सकते हैं। एक है जठरागम भाग जो ऊपर वाला होता है, यहाँ पे दिखाते हैं, ये है जठरागम भाग, ये ऊपर वाला, और भोजन हम लोग करते हैं तो पहले इसी भाग में जठरागम भाग में ही जाता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पूरा क्षेत्र है वह फंडस क्षेत्र कहलाता है, और लास्ट में जो नीचे इधर निकलने वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं जठर निर्गम क्षेत्र। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, सी आकार की ग्रहणी, कुंडलित मध्य भाग अग्र क्षुद्रांत, और लंबी कुंडलित क्षुद्रांत। यानी आप अब जो छोटी आंत होती है उसके भी 3 भाग होते हैं। जो सी आकार में होती है उसे क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं।
कुंडलित मध्य भाग होता है जिसे हम लोग अग्र क्षुद्रांत कहते हैं, और एक लंबी कुंडलित आंत होती है जिसे हम लोग कुंडलित क्षुद्रांत या केवल क्षुद्रांत भी कहते हैं। अमाशय का ग्रहणी में विकास जठर निर्गम अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, यानी यही जो अवरोधनी के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। क्षुद्रांत बड़ी आंत में खुलती है जो अंधनाल, बृहदांत और अमाशय और मलाशय से बनी होती है। वो भी मैंने आपको फिगर में पहले ही बता दिया है। अंधनाल एक छोटा थैला है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्मजीव रहते हैं। ठीक है, अंधनाल क्या होता है? एक छोटी सी थैली होती है जिसमें सहजीवी सूक्ष्मजीव रहते हैं, यानी जो भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। अंधनाल में एक उंगली जैसा प्रवर्धन परिशेषिका निकलता है जो एक अवशोषी अंग है। तो परिशेषिका क्या है? अवशोषी अंग है। पहले हम लोग में पाया जाता था, लेकिन चूंकि अब हम लोग भोजन को पका करके खाते हैं, अच्छे से चबा करके खाते हैं, तो हमें परिशेषिका में मौजूद सहजीवी सूक्ष्मजीवों की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यह हम लोगों में निष्क्रिय रूप में होता है। इसकी कोई खास जरूरत हमारे शरीर को नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों को शायद परिशेषिका की जरूरत थी, क्योंकि वो लोग कच्चे भोजन को करते थे, लेकिन अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अंधनाल बड़ी आंत में खुलती है। कहाँ खुलती है? बड़ी आंत में खुलती है। बृहदांत 4 भागों में विभाजित होता है: आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्मा बृहदांत, जो मैंने आपको ये सभी फिगर में बता दिया है। अवरोही भाग मलाशय में खुलता है जो मल द्वारा बाहर आता है। तो अवरोही जो भाग होता है आंत का, वो किस में खुल जाता है? मलाशय में। मलाशय में जाकर के टॉयलेट जमा होता है और उसके द्वारा वो मल द्वार से बाहर निकल जाता है। आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। तो देखिए, जो आहार नाल होता है पूरा, यानी यहाँ पे ये जो देखिए आहार नाल है, इसके कितने स्तर होते हैं? तो इसके 4 स्तर होते हैं। कौन कौन? सिरोमा, मस्क्यूलेरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, इसको मैं फिगर के माध्यम से बताता हूँ आपको। सिरोसा सबसे बाहरी परत है और एक पतली मेजोथेलियम और कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। ठीक है, यहाँ पर फिगर देखते हैं। देखिए, यहीं पे 4 परत की बात हो रही थी। पहला क्या है? सिरोसा है, ये बाहर वाली ये झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसे हम लोग कहते हैं सिरोसा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी परत है वो होती है मस्कुलेरिस, उसके बाद होता है सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो दूसरी परत है इसमें, ये देखिए ये वाली, ये क्या है? ये है मस्कुलेरिस है और इसके 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, ये पेशी अंग है वास्तव में, इसमें पेशियां होती है। उसको कहते हैं भीतरी वर्तुल और बाहरी अनुदैर्ध्य। इसमें 2 तरह की पेशियां होती हैं, एक अनुदैर्ध्य होती है और एक गोलाकार होती है। ठीक है, तीसरा जो परत है ये वाला, ये तीसरा परत को क्या कहते हैं हम लोग? सबम्यूकोसा कहते हैं। और जो सबसे अंदर होता है इसे कहते हैं म्यूकोसा। ठीक है, और म्यूकोसा के अंदर जो वाला भाग होता है उसे कहते हैं हम लोग ल्यूमेन। मस्कुलेरिस प्रायः आंतरिक वर्तुल पेशियों एवं बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है, जो मैंने आपको दिखाया है। कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी अस्तर होता है। सब म्यूकोसा अस्तर रुधिर, लसिका और तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक की बनी होती है। ठीक है, तो म्यूकोसा किसकी बनी होती है? रुधिर, लसिका और तंत्रिका युक्त संयोजी ऊतक की बनी होती है। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती है। आहार नाल के ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत को म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, सबसे भीतरी परत को क्या कहेंगे? ल्यूमेन कहेंगे, या उसको म्यूकोसा भी हम लोग कहते हैं, जो मैंने आपको फिगर में दिखाया। यह स्तर अमाशय के अनियमित वलय एवं छोटी आंत में उंगली नुमा प्रवर्धक बनाता है, जिसे अंकुर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अंकुर। चलिए इसको भी मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाली जो संरचना है ये क्या है? अंकुर बनाती है, यही वाला जो ल्यूमेन के अंदर होता है। और इसको आप जूम करके देखिएगा तो आपको यहाँ पे अंकुर कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। देखिए ये वाला, ये पूरे ऐसे घूमे होते हैं और ये क्या करते हैं? ये जो पाचन और अवशोषण का क्षेत्र होता है इसको कई गुना बढ़ा देते हैं, लगभग 2000 गुना ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये है अंकुर। अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्धक निकले होते हैं, जिन्हें
सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, जिसे ब्रॉस बॉर्डर जैसा लगता है। यह रूपांतरण सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है। अंकुरों में केशिकाओं का जाल फैला रहता है और एक बड़ी लसिका वाहिका होती है, जिसे लैक्टियल कहते हैं। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती हैं, जो स्नेहक के लिए म्यूकस का स्राव करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। ये जैसे आपको बताएं, ये छोटे छोटे इस पे भी अंकुर बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म मूलांकुर कहते हैं। और ये क्या करती है, भोजन के जो अवशोषण होता है, सतह का क्षेत्र होता है, उसको कई गुना बढ़ा देती है। जैसे मैंने आपको बताया है, 2000 टाइम्स या 2000 गुना बढ़ा देती है। इसके अलावा इनकी ऊपरी परत पे क्या होता है, इनकी ऊपरी परत पर कलश कोशिकाएं होती है, जो क्या करती है, स्नेहक के लिए म्यूकस बनाती है, यानी चिकनाहट के लिए चिकनाई प्रदान करती है। साथ ही म्यूकस हमें जो हमारे शरीर में विभिन्न तरह के रस, एंजाइम्स या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होता है, उनसे ही पचाती है। क्योंकि जो भोजन पचाने के लिए आपको पता है कि हमारे शरीर में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन को पचाने के लिए अगर वही म्यूकस नहीं हो, यानी स्नेहक नहीं हो, तो ये क्या होगा, ये पाचन तंत्र के जो आंतरिक दीवार है उसको भी नुकसान पहुंचा देगा और हमें जलन होने लगेगा। कि क्या करती है, म्यूकस यानी स्नेहक यानी चिकनाई प्रदान करती है। साथ ही एंजाइमों से हमारे आहार नाल के आंतरिक दीवार को सुरक्षा भी प्रदान करती है। म्यूकोसा अमाशय और अंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच लीबर पुनप्रोहिका भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। सभी चारों परतें आहार नाल के विभिन्न भागों में रूपांतरण को दर्शाती है। साथ ही ये क्या करता है, जो नली होता है उसमें ऐसे इस तरह से, यानी फूलना पचकना, इस तरह से वो गति करती है ताकि भोजन आगे बढ़े और अच्छे से वो आगे चलता रहे और उसका पाचन भी हो जाए। फ्रेंड्स, ये था पाचन तंत्र का बनावट। आगे हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में पाचन ग्रंथियों के बारे में। पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी है, कैसे कार्य करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। अपना शिकायत या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।